IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो ख्याति, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं प्रणय? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। बैंगलोर में मौसम मिजाज भी अच्छा है, दिल्ली जैसा तो नहीं है, तो मैं तो ठीक ही हूँ। लेकिन आज किस विषय पे बात की जाए ख्याति? वैसे सौरभ नहीं है आज, वो अगले एपिसोड में आएंगे। तो इस एपिसोड के लिए किस विषय पर बात करें हम? हाँ, तो अभी काफ़ी दिनों से इज़राइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हमास ने काफ़ी सारे हॉस्टेजेस लिए हुए हैं और अब इज़राइल गाज़ा पे काफ़ी दिनों से बमबारी वगैरह भी कर रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, उसका बैकग्राउंड तो पता है, लेकिन इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का किस तरह से रिश्ता रहा है इज़राइल और पैलेस्टीन के साथ, ये मैं इतना जानती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ और इस पे ही जानकारी ली जाए। हाँ, तो ये बड़ा दिलचस्प विषय है। वैसे आपने कहा कि कुछ दिनों से इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच ये चल रहा है, मतलब कुछ सदियों से चल रहा है ये। हाँ, हाँ, एक सदी और से ये तो ज़्यादा मतलब ही। नहीं, वैसे जेरूसलम, मतलब सिर्फ इज़राइल की बात ना करें, लेकिन सिर्फ जेरूसलम में जो है वो एक, आप इसको एक रियल एस्टेट कॉन्फ्लिक्ट की तरह सोच सकते हैं। और ये रियल एस्टेट विवाद 2000 सालों से चल रहा है, तो उसका एक बैकग्राउंड है। लेकिन जो ब्रॉडर एरिया है उसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था एक्चुअली, क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर में जूस कई ऑटोमन एम्पायर में रहते थे और कायरो में रहते थे। इसके ऊपर अमिताभ घोष की एक बहुत बढ़िया किताब भी है। यमन में रहते थे, इराक में रहते थे, तो वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये जो रीसेंट बदलाव आया है वो 1948 के बाद है, जब इजराइल राज्य की स्थापना की गई थी। और इजराइल राज्य की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि यूरोप में बहुत कुछ चीजें हुई, हिटलर वगैरह, वो सब चीजों की वजह से फिर इजराइल का जन्म संभव हो पाया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अभी का इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, जो जिस तरीके से एक राजनीतिक रूप लिया है, वो उसका जन्म हुआ था यूरोप में। और यूरोप, क्योंकि यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट ने ये नया राज्य क्रिएट किया और उसकी वजह से कई सारे जो फिलिस्तीन लोग थे वो डिस्प्लेस हो गए, उनको पलायन करना पड़ा। तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और पिछले 80 साल से वो चल रहा है। और कई उसके अलग अलग लेवल पे रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट। सन 2000 के तकरीबन काफी टेररिज्म उसमें आ गया था, तो इजराइल काफी अनसेफ हो गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे लग रहा था कि ये सेटल हो रहा है और एटलीस्ट टेररिज्म बंद हो गया था। लेकिन फिर ये इजराइल हमास वॉर जो हुआ अक्टूबर में, 1 महीना हो गया है उसको तकरीबन, तो उसके चलते अब एक नई, ये इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नई जान आ गई है और ये चलेगा फिर से कई सालों तक। तो ये तो मतलब हम लोग इजराइल हमास वॉर के ऊपर एक पूरा एपिसोड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा अभी हम लोग को ये जानना जरूरी है कि भारत की स्थिति क्या रही है, पोजीशन क्या रही है इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर, और एटलीस्ट इसकी हिस्ट्री क्या रही है। आजकल के आप रिपोर्ट देखेंगे तो कई बार लोग बोलेंगे कि आज ये हो गया और भारत ऐसे डिसीजन क्यों ले रहा है, वैसे डिसीजन क्यों ले रहा है। लेकिन मुझे लगा उन विषयों में जाने से पहले ये जरूरी है समझना कि भारत का स्टांस कैसा रहा है, भारत और इजराइल संबंध कैसे रहे और कैसे बदले हैं। तो इस पर चर्चा करें फिर। आप हिस्ट्री में जाए उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब यूएन में वोट हुआ था तो भारत ने उस वोट में एब्स्टेन किया था। हालांकि जो उन्होंने कमेंट्स दी थी उसमें ये थी कि वो भारत चाहता है कि डी एस्केलेशन हो और एक प्रकार से नेगोशिएशन भी हो, और बेसिकली वो गाजा में जो सिविलियंस वगैरह को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दिया जाए, उसके बारे में भी भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला था। तो ये था, और वोटिंग में उन्होंने एब्स्टेन किया था। और अभी कल ही एक न्यूज़ जो आया है उसके हिसाब से भारत ने, इट हैज कॉल्ड फॉर इमीडिएट एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस फ्रॉम गाजा। तो ये फिलहाल का अभी का सिचुएशन ये है जब हम ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, तो शुरू से बताइए कि आप
जब इजराइल बना तो तब से भारत का क्या स्टैंड रहा है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में, या पैलेस्टाइन के साथ उसने क्या है रिलेशनशिप? तो वैसे मैं ये भी बता दूं कि 2018 में मैं इजराइल जा चुका हूँ। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, तो दक्षिण भारत से कई लोग गए थे, कुछ 15-20 लोग, तो उनमें से मैं भी एक था। तो उन्होंने बताया कैसा है उनका मॉडल वगैरह, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मुझे लगा था हम लोग एक पुलियाबाजी एपिसोड करेंगे उस विजिट पे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए थे। तो अब मैं फिर से थोड़ा इतिहास में चला जाता हूँ और हम लोग सोचते हैं कि इजराइल पर भारत का रवैया क्या रहा है और क्यों रहा है। तो ये जो भी मैं कहने वाला हूँ, ज्यादातर निकोला ब्लैरेल है एक फ्रेंच स्कॉलर, उनकी एक बहुत ही जबरदस्त किताब है, 2015 में आई थी, द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी। तो उसके ऊपर आधारित है मैं जो कहने वाला हूँ, और मैं लोगों को कहूंगा कि वो किताब जरूर पढ़े। अब निकोला फ्रेंच है तो उनसे तो पुलियाबाजी में हिंदी बुलवाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके विचारों को रख पाए, और कुछ जो लेसन है वो मेरी जितनी समझ है इस विषय पर उसके ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले भारत में इजराइल और फिलिस्तीन पे चर्चा आजादी के पहले से चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है राजनीतिक तौर पे। अभी तो नहीं सोचते हम लोग फिलिस्तीन का मुद्दा, भारत कितना दूर है वो। आप कह सकते हैं पाकिस्तान वगैरह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा भारत के दृष्टिकोण से, लेकिन एक्चुअली फिलिस्तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। और वो जो रीजन है तुर्की, सूरिया और फिलिस्तीन वगैरह, वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में जो खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी ये तुर्की में था और पैलेस्टीन रीजन आसपास ही था वहां पर। तो तब एक बहुत बड़ी ये सोच चल रही थी कि भारत का रिश्ता कैसे होना चाहिए। और आपको पता है कि जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और 1920 में इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तब से ये एक कंपटीशन चल रही थी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनका समर्थन हासिल करना है। तब मैं पूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ, आजादी के पहले की ना, जब तो तब कैसे समर्थन हासिल किया जाए। और क्योंकि खलीफा जो था तब वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय था काफी राजनीतिक तौर पे मुसलमानों के लिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट विषय था जिस पर काफी बात हुई। तो कांग्रेस ने समर्थन दिया खिलाफत मूवमेंट को, तो ये एक स्थापित हो गया कि भारत का जो रिश्ता था वो अरब्स के प्रति ज्यादा था कंपेयर टू इजराइल के प्रति या जूस के प्रति। तब तो इजराइल अस्तित्व में ही नहीं आया था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। और इसीलिए जब 1948 में विश्व युद्ध 2 के बाद इजराइल की स्थापना हुई, उसके बावजूद भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया 1948 में। तो जबकि यूएसएसआर, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन तीनों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मतलब यूएसएसआर और यूएस जो दोनों मेजर पावर्स थे, दोनों ने रिकॉग्नाइज किया था, यूएन फिर भी भारत ने नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ भारत के लिए एक राजनीतिक महत्व था, इसका डोमेस्टिक राजनीतिक महत्व था इजराइल और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उसके। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक्चुअली यूएन के रेजोल्यूशन से ही बनाया गया था एक तरीके से, राइट? कि यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इजराइल के लिए कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा जो यहाँ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मुझे नहीं पता कि यूएन का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था या नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने यूएनएससी में जरूर दलील दी होगी कि कैसे आप स्थापित कर सकते हैं। तो उसके ऊपर काफी तब से वोट्स चल रहे होंगे कि कौन सा राज्य इसके समर्थन में है, कौन से राज्य नहीं है वगैरह। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन तब से ये बात खटक रही थी काफी लोगों को भारत के अंदर भी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग कि एक राज्य जिसको यूएन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसे हम लोग उसके अस्तित्व को हम लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो तब से ये बात चलने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए, और इस नीति में बदलाव लाने की कई स्टेप्स लिए गए। लेकिन कई बार भारत ने 42 साल तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं स्थापित किए इजराइल से। तो अल्टीमेटली भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, स्वीकारा कि ये एक राज्य है, लेकिन फिर भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, कूटनीतिक संबंध, वो 1992 में ही हुए। तो ये भी बहुत बड़ी दिलचस्प बात है। और किसी भी राज्य के साथ भारत के ऐसे रिश्ते नहीं रहे कि हम लोगों ने बोला कि हम आपका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोग आपके साथ कोई कूटनीतिक संबंध ही नहीं स्थापित करेंगे। तो वो ऐसा क्यों हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प बात
बात है। ये भी रिलेट करता है भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। तो आपको पता होगा जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र था, तब नेहरू के टाइम संयुक्त राष्ट्र को काफी मान्यता दी जाती थी, और वो हाँ। क्या, उनका क्या मत रहता है किसी विषय पे, उस पे भारत में भी काफी इंपॉर्टेंस था। तो जैसे कश्मीर का इशू आया यूएन पे, तो इसलिए भारत को अरब देशों का समर्थन पाना जरूरी था भारत के दृष्टिकोण में, क्योंकि यूएन में इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही थी, और इजराइल तो एक ही राज्य था, तो उसके कितने वोट्स होंगे यूएन में। तो इसीलिए भारत को ये बैलेंस करना था कि अरब देशों का समर्थन मिल पाए कश्मीर पे और पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरे साइड इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करना था, क्योंकि यूएसएसआर वगैरह सब लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। इसीलिए फिर 1950 में भारत ने स्वीकारा कि इजराइल एक राज्य है हमारे दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं किया कि हम लोग डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करेंगे। तो ये एक मील का पत्थर था इस रिश्ते में। फिर 1950 के बाद कई बार ऐसे डोमेस्टिक तौर पे भी लोगों ने क्वेश्चन करने लगे कि हम लोग ऐसी नीति क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि अरब देश फिर भी पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा कर रहे थे। तो कई बार लोगों ने बोला कि आप ऐसा कर रहे हो कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अरब देश है वो आपको समर्थन दे रहे हैं। तो कई लोगों ने इसका अपोजिशन किया भारत में, और आपको जान के, कई लोगों को जान के थोड़ा अचरज होगा कि ऐसे विदेशी नीति के विषय बहुत कम होते हैं जिसपे भारत की लोकसभा में सेंसर मोशन पास होता है, मतलब भारत की सरकार जा सकती है अगर वो ये मोशन हारे, और ऐसे विषय बहुत कम होते हैं जो विदेश नीति से आते हैं। ऐसे और भी कम विषय होते हैं जो किसी ऐसे विदेश नीति मुद्दे पर होते हैं जो कि भारत से कई हजारों किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे में इतना महत्व था उसका कि कई पार्टियों ने सेंसर मोशन डाला लोकसभा में इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध। अच्छा, ये तकरीबन 1970 के अराउंड हुआ था। तो उसमें भी बहुत दिलचस्प बात है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो मोशन क्या पास हुआ था? सॉरी, मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नहीं पता है। हाँ, मतलब मोशन फिर भी जीत गई जो सरकार थी। तो मोशन इसीलिए स्थापित किया था। किसने ये मोशन लाया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। तीनों पार्टी आइडियोलॉजिकल तौर पे एकदम अलग है। एक सोशलिस्ट पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है, और एक भारतीय जनसंघ है, और तीनों, मुझे नहीं लगता किसी भी विषय पे उन्होंने साथ मिलकर कुछ बात की होगी, लेकिन इस विषय पे वो लोगों ने साथ में वो चाहते थे। उन्होंने यही कहा, हाँ, उन्होंने यही कहा कि हम लोग को इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। हम लोग इस तरीके से जो अरब देशों को अपीजमेंट करने की पॉलिसी कर रहे हैं, उस तरफ हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, और हम लोग को इवॉल्व करनी चाहिए हमारी पॉलिसी। तो ये एक मुद्दा उठा था। खैर, उसके पहले भी 50 के दशक में 2 बार ऐसे मौके आए थे जब शायद नॉर्मलाइजेशन हो सकता था रिश्तों का, लेकिन एक तो सुएज कनाल के ऊपर काफी जद्दोजहद हो गई, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी ओन करते थे उस सुएज कनाल को, लेकिन इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने नेशनलाइज कर दिया, तो तभी इजराइल ने अटैक भी कर दिया इजिप्ट पे। तो अरब इजराइल संबंध और भी बिगड़ गए उसके बाद, 1956 के बाद। तो भारत अपनी नीति बदलने वाला था, लेकिन फिर बोला कि यार इतना पोलराइज हो गया है, हम लोग अपनी नीति नहीं बदल सकते, तो फिर से जो स्टेटस को था वो कंटिन्यू किया। और फिर जैसा कि मैंने कहा 1969-1971 में ये डोमेस्टिक ऑपोजिशन हो गया भारत में कि हमें अपने इजराइल के साथ एक नॉर्मल रिलेशन स्थापित करने चाहिए। लेकिन फिर 1970 तक अरब देशों पर भारत ऑयल के लिए डिपेंडेंट होना शुरू हो गया। तो फिर से भारत ने बोला कि हम लोग इस रिश्ते को बदल नहीं सकते, और फिर से जो नॉर्मल था वो बदल गया। लेकिन उस टाइम पर एक बदलाव आया कि भारत ने जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, PLO, उसको फिलिस्तीनी लोगों के प्रवक्ता के रूप में स्वीकारा, और साथ ही साथ इजराइल की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके साथ बैक चैनल संपर्क स्थापित हो गया। तो ये पैरेलल दोनों चल रहे थे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर भारत और इजराइल के बीच कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं थे। तो ये एक अलग फेज था जो कि चला 1950 से लेके आप कह सकते हैं 1992 तक। तो तकरीबन 40 साल तक ये स्थिति रही। फिर उसके बाद 1992 में कई चीजें हुई। पहले तो 1992 के पहले 1991 में USSR नहीं रहा, और USSR पर भारत काफी डिपेंडेंट था
अपने आर्म सप्लाईज के लिए, डिफेंस सप्लाईज के लिए। तो जब यूएसएसआर चला गया तो भारत को नए सोर्स ढूंढने थे अपने सपोर्ट के आर्म लिए। सप्लाईज के लिए, और वो भी ऐसे जो कि वेस्ट में काफी कॉस्टली था, तो उन्हें चीप सोर्स ढूंढना था। दूसरा ये भी था कि क्योंकि कोल्ड वॉर राइवलरी खत्म हो गई थी, तो भारत भी सोच रहा था कि नए रिश्ते स्थापित करे, और फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी हुआ वगैरह। तो एक काफी मॉन्यूमेंटल टाइम है भारत के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन क्योंकि पूरे विश्व में भी इतने बदलाव आए कि भारत एक अंतरराष्ट्रीय एक्टर के तरह भी अलग तरीके से सोच रहा था। तो फिर फाइनली 1992 में चाइना ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, और 5 दिन के बाद भारत ने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लिए। तो मतलब चीन ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस 92 में स्थापित किया, और 5 दिन बाद भारत ने भी सीधी वो बात कर ली। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये सब कुछ फैक्टर्स थे जो कि चाइना के बाद तुरंत हमने भी कर दिया। उसका क्या मतलब, क्या कनेक्शन है कि बेसिकली भारत भी इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता था, और उसने वो सिग्नलिंग सोचा कि जब चाइना कर रहा है तो हम भी कर दे। क्या ऐसा एंगल है कि कुछ और? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चीन के बाद और कोई ऐसा मेजर राज्य जिसने इजराइल को के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं किए थे। तो और क्योंकि भारत को पता था इजराइल से अच्छे आर्म सप्लाईज आ सकते हैं, चीप में आर्म सप्लाईज आ सकते हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना था यूएसएसआर के लिए, और इसीलिए इजराइल एक वो जरिया बना भारत के लिए। तो वो चीज स्थापित होगी। लेकिन फिर भी ये बात पूरी बदली नहीं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, फिलिस्तीन फिर भी बहुत बड़ा विषय था, डोमेस्टिक तौर पर भी इम्पोर्टेंट था। इसीलिए 1992 से लेकर 2013 तक ये रिलेशनशिप थोड़ी अंडर द रेडार ही रही। मतलब पहली प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट भारत की इजराइल में 2017 में हुई थी। तब तक कोई पीएम गया भी नहीं था वहां पे। तो ये जो रिलेशनशिप थी वो थोड़ी अंडर द रेडार ही रही, क्योंकि आपको 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उनको भी लग रहा था, और आपको याद होगा तब बाबरी मस्जिद को भी गिराया गया था, तो वो राइट्स वगैरह हुए थे। तो फिर से लगा कि ये फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे में अगर भारत ने अलग स्टांस लिया तो फिर से उसके डोमेस्टिक रेपरकशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए, लेकिन फिर भी ज्यादा इसको ओवरबोर्ड नहीं किया गया, कोई प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट वगैरह नहीं की थी। लेकिन उसमें बहुत दिलचस्प बात हुई। तो 1992 से 2013 में सरकार ने राज्य सरकारों को, भारतीय राज्य सरकारों को फोरफ्रंट पे लाया इस विदेश नीति में। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि राज्य सरकारें भारत में विदेश नीति में ज्यादा बड़ी स्टेक होल्डर्स नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये यूनिक रिलेशनशिप थी और इसकी बहुत सेंसिटिविटी थी, तो भारत सरकार ने कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे इजराइल के साथ, लेकिन ये जो राज्य सरकार है ये अपने आप कुछ कर रही हैं। तो 1992 और 2013 के बीच 17 अलग अलग विजिट्स हुए चीफ मिनिस्टर्स द्वारा, भारत के चीफ मिनिस्टर द्वारा। तो ये एग्रीकल्चर, क्योंकि इजराइल एग्रीकल्चर में काफी महारत है उनको। मुझे याद है 2000 की साल में, अगर आप बड़े हो रहे होंगे तो काफी लोगों को ये कि इजराइल से ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफी न्यूज में आता था, राइट? इजराइल के बारे में हम काफी सुनते थे कि वहां पे कैसी एग्रीकल्चर हो रही है, और आई थिंक एक प्रकार का बन रहा था तब इजराइल के बारे में। हाँ, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर भी एक स्टेट लिस्ट विषय है, तो इसमें चीफ मिनिस्टर्स जा रहे थे। तो भारत औपचारिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एक एक स्टेट लेवल पर कुछ बातें चल रही थी। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था जिससे कि भारत ने ये रिश्ते स्थापित किए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे समय के दौरान यूएन में भारत का, संयुक्त राष्ट्र में जो भारत का स्टांस था वो सेम था कि 2 राज्य होने चाहिए, फिलिस्तीन और इजराइल। उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो यूएन पे भारत ये कह रहा था, और दूसरे और अपने बायलैटरल तौर पे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से रिश्ते गहराने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात हुई, और मतलब सांस्कृतिक संबंध भी तब स्थापित हुए। तो जैसे एक बेने इजरायली कम्युनिटी है इजराइल में, जो कि भारत के पश्चिमी तट से जो लोग इजराइल में चले गए, जूस जो इजराइल में चले गए, उन्हें बेने इजराइलीज कहते हैं। तो वहां पर मई 2005 में इजराइल में एक महाराष्ट्र डे का सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि ये लोग मराठी बोलते हैं लेकिन है जूस, और वहां पर माइग्रेट हो गए थे, और उनके ऐसी भी कम्युनिटी है, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। हाँ, है कम्युनिटी। आपको पता होगा, जैसे भारत
काफी पुरानी सिनेमा में एक डेविड नाम के एक एक्टर थे, हाँ। जो कि काफी फेमस थे, जो इसमें भी वो थे, बूट गोलमाल पॉलिश वगैरह में भी मूवी थे। में थे वो वाले, वो मुझे नहीं याद, पर वो अलग है। गोलमाल में थे। हाँ। और वो जू थे, तो ऐसे कई अच्छा। सारे जूस थे भारत में जो कि माइग्रेट कर गए। तो खैर, तो महाराष्ट्र डे वगैरह सेलिब्रेट हुआ इजराइल में, तो ये एक नया एंगल आया जिस तरीके से स्टेट्स, कर्नाटका से भी लोग के सीएम भी वहां पर विजिट कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर के नाम पर कई सारे एंगेजमेंट्स हुए इजराइल पे, लेकिन ये सब बिलो द रेडार थे, तो ज्यादा इस पे चर्चा वगैरह नहीं हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम इजराइल। तो और इजराइल को भी ये बहुत फायदा हुआ इस वजह से, क्योंकि उनको भी भारत के साथ और एंगेजमेंट करने का मौका मिला, बजाय इसके कि हाई प्रोफाइल विषय बना दिया जाए इसको। और उसके बाद मतलब 1992 में तो कोई कॉन्सुलेट कोई भी कुछ भी नहीं था, जैसे मैंने बताया। और 1992 में फिर दिल्ली में स्थापित हुआ, उसके बाद मुंबई में स्थापित हुआ, और 2012 में कॉन्सुलेट बैंगलोर में स्थापित हुआ। तो ये भी काफी बड़ी बात थी इजराइल भारत संबंध के लिए। तो ठीक है, ये सब चीजें हुई, और फाइनली 2017 में नरेंद्र मोदी पहले पीएम बने जो इजराइल गए एक पीएम के तौर पर। तो ये पूरा एक एंगल रहा है भारत और इजराइल और फिलिस्तीन संबंधों का। और मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है, कई अलग अलग एलिमेंट्स है इसमें जो कि बाकी विदेश नीति रिश्तों में नहीं होते, जैसे मैंने बोला आपको राज्य सरकारों का महत्व, या फिर किस तरीके से डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं था 42 साल तक। तो ये बात चलती रही, और अब आप देख रहे हैं कि भारत और इजराइल के संबंध काफी और लेवल पर चले गए हैं, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन भी काफी बड़ा है। और हाल ही में ये भी एलिगेशंस रहे हैं कि जो सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर है जैसे पेगासस वगैरह कि क्या वो भारत ने लिए हैं इजरायली कंपनियों से, ये भी बात चली है। तो इन सब चीजों की वजह से आज ये स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि शायद भारत की इजराइल नीति थोड़ी बदली है, क्योंकि हम इजराइल से और करीब आ गए हैं। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र में जो भी पोजीशंस था, वो उस पे भारत का ऑफिशियल पोजीशन बदली नहीं है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें मतलब भारत की पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नैरेटिव्स कैसे बदले हैं, शायद उसका भी एक रिफ्लेक्शन है ये रिलेशनशिप के बदलने में भी। तो मैं, और एक तरीके से ये भी कोई बोल सकता है कि जैसे आप हमेशा बोलते हो ना कि मत्स्य न्याय होता है फॉरेन रिलेशनशिप्स में, तो लोग अपना, हर कंट्री अपना फायदा देखता है एक तरीके से। तो इजराइल एक स्ट्रॉन्गर कंट्री है, तो शायद उस एंगल से भी भारत को लगता होगा कि मे बी दैट रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लॉन्ग टर्म। तो वो भी एक हो सकता है। हालांकि फिलहाल के जो अभी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि क्या भारत को एब्सटेन करना चाहिए था, या इस प्रकार की, जब इजराइल थोड़ा सा सिविलियंस के गाजा में तो काफी बड़ा सिविलियन एरिया है जहाँ पे वो उसके अटैक्स हो रहे हैं, तो उस पे भी काफी आलोचना हो रही है दुनिया भर में। तो क्या इस विषय पे भारत को थोड़ी सी और कड़ी आलोचना करनी चाहिए थी, कुछ एक और मॉरल स्टैंड उस पे लिया जा सकता था कि फिर हमें एक रियलिज्म के हिसाब से अपनी भारत के लिए क्या अच्छा है इस हिसाब से सोचने से फिर उस हिसाब से भारत ने स्टैंड लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में कि क्या हो सकता है। और रियलिज्म, मैं तो रियलिज्म में ही विश्वास रखता हूँ भारत, जब हम लोग बात करते हैं विदेश नीति की, क्योंकि लेकिन रियलिज्म के भी अलग अलग पैमाने हो सकते हैं कि जैसे अगर भारत ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट वहां पर प्रदान कर पाए तो वो भी रियलिज्म और भारत के इंटरेस्ट के फायदे में ही है। तो ऐसा नहीं है कि रियलिज्म ये कहता है कि तुम कुछ भी मत करो। रियलिज्म ये कहता है कि आप अपनी खुद की शक्ति देखो, आप देखो कि आपकी हैसियत कितनी है और फिर बात करो। बस ये है रियलिज्म। तो भारत के कुछ कहने ना कहने से वहां पे कुछ होगा कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर भारत ये चीज कर सकता है कि कुछ एक्चुअली रिलीफ प्रोवाइड कर पाए, या फिर कोई एक अपना, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ अच्छे संबंध है और दूसरे देशों के साथ, तो क्या भारत कोई एक पहल शुरू कर सकता है जिससे कि ये सेटल हो पाए? तो ये सवाल पूछने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ये इतना पेचीदा मामला है कि भारत के आने से इसमें कुछ बदलाव आने वाला है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और ये भी है कि इजराइल में खुद ही, इजराइल भी बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वहां पर भी लोग जो नेतन्याहू की पॉलिसीज है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं अंदर से ही। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो वो लोगों को ही एक
सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसमें भारत क्या कर सकता है वो मुझे नहीं लगता। आई थिंक भारत का रोल इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में तो कोई नहीं है। आई थिंक हम काफी दूर है वहां से, और हमसे मतलब जैसे यूएस वगैरह की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक तरीके से, जबकि यूएस ने एक्चुअली उस रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन को एक्चुअली उन्होंने उस पे नेगेटिव वोट डाला ना, उन्होंने कहा कि हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये सवाल शायद यूएस के लिए ज्यादा बड़ा है। भारत आई थिंक एक इस गेम में थोड़ा दूर ही है, तो हमें कोई, और आई थिंक उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट में काफी बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, कह के कि हॉस्टेजेस को भी छोड़ दिया जाए और हम किसी प्रकार के टेररिज्म को भी सपोर्ट नहीं करते हैं और हम ह्यूमैनिटेरियन एड देने की तरफ भी है। तो आई थिंक उस हिसाब से भारत ने काफी अच्छा बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, ये तो विदेश नीति की बात हुई, तो मैं एक दो पॉइंट्स कह दूं। जब मैं वहां गया था तो मैंने क्या देखा, और ये भारत के इजराइल रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को शायद इंटरेस्ट हो जानना कि इजराइल में क्या रिफ्लेक्शंस थे। तो मैं एक चीज मैंने नोटिस की, एक तो आप टेल अवीव जैसे शहर में जाएंगे तो आपको देखेगा ही कि कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और मतलब नंबर्स के तौर पर देख लीजिए तो इजराइल की पॉपुलेशन बैंगलोर से भी कम है, तकरीबन 88 लाख, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा $40,000 है, मतलब भारत से 20 गुना ज्यादा। तो समृद्ध राज्य है ये, तो आप देख ही सकते हैं वहां पर, और कई सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस है वगैरह, तो वो सब चीजें हैं। और क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है, वहां पर भी काफी डिफरेंसेस हैं। वहां पे सोशलिस्ट हैं, वहां पे एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है, और बदलती नहीं है सरकारें, कभी लेफ्ट विंग थी कभी राइट विंग वगैरह, तो वो सब चीजें आपको दिखती है, काफी विजुअली दिखती है। लेकिन एक चीज जो कई लोगों को लगता है कि जो इजराइल का सिक्योरिटी मॉडल है वो भारत को भी देखना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने वो सशक्त बने, लेकिन वो मुझे बहुत ही खटकती है बात कि वो एकदम सही मॉडल नहीं है भारत के लिए। क्योंकि वहां पर आप जाएंगे 17-18 साल के बच्चों के साथ हाथ में गन रहती है, जो कि सोल्जर्स रिजर्व में रहते हैं। मतलब 18 साल के बाद आपको आर्मी में जाना ही है, तो आप अगर इंजीनियरिंग करने वाले हैं सोचिए, तो आप 22 साल की उम्र में शुरू करते हैं, क्योंकि 4 साल आपको कंपलसरी सर्विस, आदमी औरत कोई भी होने जाना पड़ता है। और मतलब 18-20 साल के उम्र के बच्चों के हाथ में गन देखना मार्केट प्लेस में, ये मुझे नहीं लगता सेफ्टी सिक्योरिटी किसी भी तरीके से एक मॉडल है जो भारत जैसे बड़े देश को फॉलो करना चाहिए। और आप ये भी देखते हैं वहां पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऐसे रोड्स हैं, और जो दीवारों से उन्होंने सेपरेट की हुई है फिलिस्तीन प्रधान जगहों को जू प्रधान जगहों से, तो वेस्ट बैंक में वगैरह सेटलर कॉलोनीज है, तो काफी मतलब टेंस्ड सिचुएशन रहती है वहां पे। और ये जो और ऊंची दीवार खड़ी करने की जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल भी ठीक नीति नहीं है। मतलब उनकी क्या पॉलिटिक्स है वो जाने, लेकिन जब लोग ऐसा कहते हैं भारत में कि यार इजराइल की जो नीति है वो हमें देखनी चाहिए, वो तो मुझे लगता है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और ये एक कोई भी ऐसा इस तरीके से जो राजनीति होती है वो राजनीति नहीं होती है, मतलब राजनीति हार गई है अगर आपको ऐसी दीवारें खड़ी करनी पड़ी। तो ये मुझे तो काफी खटकी बात, और आप देख सकते हैं वहां पे काफी टेंस्ड रहती है सिचुएशन। तो ये मुझे एक पॉइंट कहना था। बाकी तो खैर काफी अच्छी चीजें भी हैं वहां पर देखने लायक, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, उसमें क्या इनोवेशन किया है, पानी कैसे उन्होंने सींचा है और किस तरीके से वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पे काफी प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपसे सहमत हूँ कि स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिटिक्स की भी एक लिमिटेशन होती है, हमेशा के लिए वो नहीं। आई थिंक हम अभी जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उसमें यही लगता है कि आई थिंक दे हैव हिट द लिमिटेशन ऑफ व्हाटएवर दे कैन डू विथ ब्रूट फोर्स पावर। आप किसी भी पॉपुलेशन को इतने दिन ही दबा के रख सकते हो, एक पॉइंट के बाद फिर वो काम नहीं करेगा, और नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइसेस के अलावा कोई दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ऐसा है। बिल्कुल ठीक है, ये तो मुझे काफी चीजें जानने को मिली प्रणय आपके द्वारा इस पुलियाबाजी में। तो श्रोताओं को भी पूछते हैं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, और आप इसमें कुछ टिप्पणियां अपनी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िए और हमें लिखिए। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM